नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले आज का बुलेटिन। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण कराने के आरोपी शहनवाज उस बद्दो को आज दासना जेल से बाहर लाया गया। दरअसल बद्दो के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजना है। ऐसा करने से पहले बद्दो के हस्ताक्षर लेने ज़रूरी हैं। उसकी मौजूदगी में ही फ़ोन और लैपटॉप जाँच के लिए भेजे जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया जाएगा। गाजियाबाद नगर निगम में होने वाले संभव कार्यक्रम में कुछ लोगों ने कविनगर जोन में हो रहे अतिक्रमण की शिकायत की थी। इन शिकायतों को नगर निगम अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और आज एक अभियान चलाकर अतिक्रमण सड़क से हटाया गया। गाजियाबाद नगर निगम प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह नगर निगम की टीम ने कविनगर एरिया में कई जगह अतिक्रमण को हटाया। दरअसल हाल ही में हुए संभव दिवस के दौरान कई लोगों ने शिकायत की थी। उनका कहना था कि कविनगर एरिया में कहीं भी कोई भी अतिक्रमण कर लेता है। कई तो ऐसी जगह हैं जहां अतिक्रमण के कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। इस मामले में अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव की ओर से एक पत्र जोनल प्रभारी को लिखा गया था, जिसमें सभी शिकायतों का हवाला दिया गया। निर्देश दिए गए थे कि नगर निगम तुरंत कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाए। नगर निगम के जोनल प्रभारी सुनील राय की अगुवाई में आज सुबह कविनगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हुआ। निगम की टीम ने राजनगर स्टेशन के पास आरओबी के नीचे लगे फल और सब्जी के बाजार को हटा दिया। हालांकि कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम की टीम ने सख्त रुख अपनाकर अभियान जारी रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। कविनगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान एक समस्या भी पैदा हो गई। दरअसल ठेरी पटरी वालों ने अपना बहुत सा सामान नाले में फेंक दिया। पूरा का पूरा नाला ही कचरे से भर गया। इससे नाला बंद होने की समस्या हो गई। नाले साफ करना नगर निगम अधिकारियों के लिए एक चुनौती बन गया है। गाजियाबाद में मानसून से पहले सभी नालों की सफाई के लिए नगर निगम अभियान चला रहा है, मगर स्थिति ठीक नहीं है। दरअसल आज सुबह जब नगर निगम ने कविनगर जोन में अतिक्रमण हटाया और आरओबी के नीचे लगे फल बाजार को भी हटाया, तो दुकानदारों ने अपना सारा सामान और कबाड़ नाले में भर दिया। इससे नगर निगम के नाला सफाई अभियान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल इन दुकानदारों ने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सामान नाले में फेंक दिया है, जिसमें बहुत कचरा भी है। इस बात की जानकारी नगर निगम की टीम ने भी नहीं ली और नाला भर गया। बरसात शुरू होने से पहले अगर नाले साफ़ नहीं हुए तो शहर को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। नए रेलवे स्टेशन फाटक के पास अक्सर जाम रहता था। दरअसल यहाँ ई रिक्शा और दोपहिया वाहनों का दबाव बहुत अधिक रहता था। चारों ओर से वाहन आने से हर समय जाम लगा रहता था। यातायात पुलिस ने इस समस्या का समाधान निकाल लिया है। अब इस कट को बंद कर दिया गया है। अब आमने सामने से वाहनों का फंसना बंद हो गया है और यहाँ वाहन फर्राटा भरते दिखाई दिए। गर्मी के साथ ही कई तरह की बीमारियां भी बढ़ गई हैं। इससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है। सरकारी अस्पतालों को तो और भी बुरा हाल है। वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। लोग मजबूरन घंटों तक धूप में खड़े रहते हैं। एक और जहाँ भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों से बचाव की अपील की जा रही है, तो वहीं जिला अस्पताल आने वाले मरीजों को पंजीकरण पर्ची बनाने के लिए घंटों धूप में खड़ा होना पड़ रहा है। ये आलम है गाजियाबाद के जस्सीपुरा स्थित जिला अस्पताल का, जहां सुबह से ही इलाज के लिए मरीजों का आना शुरू हो जाता है। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी और धूप में भी मरीजों को पर्ची बनवाने के लिए घंटों खड़े रहना पड़ता है। पंजीकरण कक्ष में इतनी जगह नहीं है कि वहां अधिक संख्या में लोग खड़े हो सकें। ऐसे में कक्ष के बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ती है। मरीजों को गर्मी से बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ तक कि पंजीकरण कराने के बाद फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है। इन दिनों मौसम की मार से डिहाइड्रेशन और हीट वेव के मरीजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। लोनी की गुलाब वाटिका में दो पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा मोबाइल टावर को लेकर हुआ था। इसमें दोनों ओर से 50 से ज़्यादा लोग शामिल थे। कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक ज़्यादातर आरोपी फरार हो चुके थे। इस मामले में 7 लोगों को हिरासत में लिया गया है।
थाना लोनी बॉर्डर के गुलाब वाटिका क्षेत्र में टावर लगाने को लेकर के कल दो पक्षों में आपस में ही मारपीट और पथराव की घटना कारित हुई, जिसमें तत्काल मौके पर पुलिस टीम सूचना पर पहुंची और उसने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया तथा पथराव की घटना को रोका। उसमें घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु चिकित्सालय भेजा तथा वहां पर पथराव कारित करने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करके और उसमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इस पथराव में शामिल जितने भी लोग हैं वीडियो फुटेज के आधार पर चिन्हित करके कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये घटना शालीमार गार्डन की है। रात करीब 10:30 बजे एक लड़की अपने घर से बाहर निकली थी। पड़ोस में रहने वाले आदमी ने उसका छेड़छाड़ की, अश्लील टिप्पणियाँ की। लड़की ने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दिनांक 15 जून 2023 को शालीमार गार्डन निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना शालीमार गार्डन पर यह सूचना दी गई कि रात लगभग 10:30 बजे जब उनकी पुत्री किसी कार्यवश अपने फ्लैट से नीचे आई थी तो उन्हीं के मोहल्ले का रहने वाला एक 37 वर्षीय व्यक्ति आकर उनकी पुत्री से अश्लील बातें करने लगा। उनकी पुत्री द्वारा इसका विरोध किया गया तथा घटना की सूचना थाना शालीमार गार्डन को दी गई। थाना स्तर से इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में सम्मिलित अभियुक्त की गिरफ्तारी भी कर ली गई है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये था बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद की बैठक हुई थी, जिसमें अमेरिका से MQ-9BC गार्डियन सशस्त्र ड्रोन खरीदने के सौदे पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया था। इसमें अमेरिका से प्रीडेटर MQ-9BC गार्डियन ड्रोन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी गई। अधिग्रहण प्रस्ताव को अब आगे की प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसके बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की ओर से मंजूरी से दी जाएगी। अधिग्रहण पर निर्णय लेने के लिए DAC रक्षा मंत्रालय में सर्वोच्च निकाय है। साथ ही सभी उच्च मूल्यों के अधिग्रहणों के लिए CCS की अंतिम स्वीकृति भी जरूरी होती है। अमेरिका की जनरल एटॉमिक्स निर्णय प्रीडेटर ड्रोन IS और तालिबान जैसे आतंकी समूहों के खिलाफ अमेरिका युद्ध में सबसे शक्तिशाली ये हथियार प्रणाली मानी जाती है। MQ-9BC गार्डियन एक समुद्र केंद्रित ड्रोन है। इसे अमेरिका की एयरोस्पेस विनिर्माण दिग्गज जनरल एटॉमिक्स कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसके जरिए ऊंचाई से दुश्मन तक पर मिसाइल से सटीक हमला इसके माध्यम से किया जा सकता है। प्रीडेटर ड्रोन IS और तालिबान जैसे आतंकी समूह के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया था। अमेरिका में 9/11 में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था। उसकी निगरानी भी इसी ड्रोन से की गई थी। पिछले साल अफगानिस्तान में ड्रोन हमले में अल जवाहिरी मारा गया था। अल जवाहिरी 9/11 हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। इस ड्रोन के माध्यम से मानवीय सहायता, राहत, खोज, बचाव, कानून प्रवर्तन, विरोधी सतह युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, एयरबॉर्न माइन काउंटमेसर, लंबी दूरी की रणनीतिक ISR, ओवर द क्षितिज लक्ष्यीकरण, पनडुब्बी से संबंधित चीज़ें, इन सब पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वाड के जो 4 सदस्य हैं वो चारों देश इसका इस्तेमाल करते हैं। भारत ऐसा पहला देश है जो NATO का सदस्य नहीं है, लेकिन उसके पास अब ये ड्रोन आ जाएगा। सशस्त्र ड्रोन इसे हम बोलते हैं। इस सौदे का ऐलान अगले हफ्ते अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मुलाकात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से, उसके दौरान किया जा सकता है। PM मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। भारत में ये संभावना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में इसको तैनात किया जाएगा। भारत लंबे समय से अमेरिका से ये सशस्त्र ड्रोन खरीदने में इंटरेस्टेड था, लेकिन किसी वजह से बार बार बात बिगड़ती चली गई और देरी होती चली गई। इस सौदे में भारतीय नौसेना प्रमुख एजेंसी है, उसे 15 ड्रोन दिए जाएंगे, जिससे हिंद महासागर में चौकसी और बढ़ाई जा सके।
इसके अलावा 3 सेवाओं के स्वदेशी स्रोतों से समान प्रकार के माध्यम, ऊंचाई और लंबे समय तक चलने वाले ड्रोन भी खरीदने की योजना बनाई जा रही है। ड्रोन को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा जरूरत के प्रमुख हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञ लंबे समय से चीन और पाकिस्तान के बढ़ते खतरों के मद्देनज़र इस तरह के ड्रोन खरीदने की बात कर रहे थे। पाकिस्तान के पास चीन का दिया हुआ एक ड्रोन है जो 20 घंटे तक हवा में रह सकता है और 370 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार है। लेकिन MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन इससे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है और इसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। हम सभी जानते हैं कि भारत में रेल यातायात का एक बहुत सुगम और बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हम ये भी जानते हैं कि भारत में जब से रेल चलनी शुरू हुई हैं तब से अब तक अनेक परिवर्तन हो चुके हैं। अब भारतीय रेलवे बहुत एडवांस है, इसके स्टेशन हाईटेक हैं। हम जब यात्रा करते हैं तो सबसे पहले टिकट खरीदते हैं, लेकिन कई बार टिकट वेटिंग में होता है, जिसे वेटिंग लिस्ट कहा जाता है। ये टिकट भी कई तरह के होते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ। पहले बात करता हूँ वेटिंग लिस्ट की। वेटिंग लिस्ट जो है, इसमें उन लोगों की बात होती है जब ट्रेन की सभी सीटें फुल हों और अतिरिक्त यात्रियों को वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। इन यात्रियों के पास कंफर्म सीट या बर्थ नहीं होती और उन्हें कैंसिलेशन या अपग्रेड के जरिए, मतलब किसी का अन्य व्यक्ति का जिसका सीट कंफर्म है, अगर वो अपनी टिकट कैंसिल कर देता है तो वेटिंग लिस्ट में जो लोग हैं उनको जगह मिल जाती है। दूसरा होता है रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। ये वो लिस्ट है जो ट्रेन के स्टार्ट और आखिरी स्टेशन के बीच के किसी भी स्टेशन से जारी किया जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप दिल्ली से मुंबई के लिए एक ट्रेन चल रही है और आप कोटा से टिकट लेते हैं, तो आपको रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसको RLWL कहते हैं। इस टिकट के वेटिंग लिस्ट के मुकाबले इस लिस्ट में जो नाम है उनका टिकट कंफर्म होने की संभावना कम रहती है। तीसरी जो वेटिंग लिस्ट है उसको कहते हैं पूल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, यानी कि PQWL। पूल्ड कोटा के लिए वेटिंग लिस्ट है जिसे अलग अलग स्टेशनों के बीच साझा किया जा सकता है। इसका टिकट ट्रेन रूट के बीच छोटे स्टेशनों से वेटिंग टिकट लेने पर प्राप्त होता है। PQWL टिकट के भी कंफर्म होने का चांस बहुत कम रहता है। ये टिकट कंफर्मेशन उसी पूल्ड कोटे से कंफर्म टिकट वाले यात्री के कैंसिलेशन पर निर्भर होता है। रेलवे में वेटिंग की जो लिस्ट है, इसके जो टिकट लोगों के पास होते हैं, उनके कंफर्म होने की संभावना रास्ता, यात्रा की तारीख, टिकट के प्रकार, रद्दीकरण की संख्या जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर होते हैं। रेलवे प्रणाली इन कारकों के आधार पर ही कंफर्म करती है। वेटिंग लिस्ट की कंफर्म टिकट को यात्री अपने PNR नंबर का उपयोग करके इसकी स्थिति जान सकते हैं। एक और वेटिंग लिस्ट होती है जिसका नाम होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। तत्काल प्रतीक्षा सूची। तत्काल एक प्रीमियम आरक्षण योजना है जो यात्रियों को तत्काल टिकट के लिए टिकट बुक करने की अनुमति देती है। जब तत्काल टिकट कोटे से सीटें बुक हो जाती हैं तो यात्री तत्काल प्रतीक्षा सूची का विकल्प चुन लेता है। यदि कोई कंफर्म तत्काल टिकट रद्द हो जाता है तो प्रतीक्षा सूची बढ़ जाती है और यात्री को कंफर्म सीट मिल जाती है। इसमें आखिरी है रोड साइड स्टेशन वेटिंग लिस्ट, यानी कि RSWL। ये सब टिकट पर अंकित होता है। आपको पता चल जाएगा कि आपके टिकट पर क्या लिखा है, आप उससे अंदाज़ा लगा लेंगे। इसका मतलब होता है कि जब टिकट ट्रेन के शुरू होने वाले स्टेशनों से रोड साइड स्टेशन या उसके पास पड़ने वाले स्टेशनों से बुक कराया जाए तो यह कोड मिलता है। इसी तरह के वेटिंग टिकट में कंफर्म होने की संभावना भी काफ़ी कम रहती है। ये भारतीय रेलवे में वेटिंग लिस्ट 5 तरह की होती है जो मैंने आपको बताई है। बिहार में कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी चर्चा देश के कई राज्यों में है। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार ने अपने विधायकों की निधि बढ़ा दी है। विकास कार्यों के लिए विधायकों को हर साल अब बिहार में 4 करोड़ रुपए मिला करेंगे। पहले ये 3 करोड़ रुपए हुआ करता था। इस फैसले के बाद कई राज्यों में चर्चा शुरू हो गई है। हम आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में दूसरे सभी राज्यों के मुकाबले सबसे ज़्यादा विधायक निधि तय है। दिल्ली में विधायकों को सालाना 10 करोड़ रुपए विकास निधि के लिए फंड के रूप में मिलता है। केजरीवाल सरकार ने वर्ष 2018 में विधायक निधि का इजाफा किया था। इससे पहले दिल्ली में विधायकों को 4 करोड़ रुपए विधायक निधि मिलती थी। अब आप एक राज्यों पर निगाह मार लीजिए किस राज्य में विधायकों को कितनी निधि वार्षिक रूप से खर्च करने के लिए अपने क्षेत्र के विकास कार्य के लिए मिलती है। दिल्ली में ये 10 करोड़ है, उत्तर प्रदेश में 5 करोड़,
महाराष्ट्र, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तेलंगाना में भी 5 करोड़, बिहार में 4 करोड़, मध्य प्रदेश में 3 करोड़, तमिलनाडु में 2 करोड़, कर्नाटक में भी 2 करोड़, हिमाचल प्रदेश में भी 2 करोड़, गुजरात में 1.5 करोड़ विधायकों को, हर विधायक को इतना रुपया सालाना अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए दिया जाता है, जिसे विधायक निधि बोलते हैं। विधायक निधि के साथ साथ विधायकों की सैलरी की भी बात कर लेते हैं। विधायकों को फंड के अलावा मासिक रूप से तनख्वाह भी मिलती है। तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां विधायकों को सबसे ज़्यादा वेतन मिलता है और वहां पर एक विधायक को हर महीने 2.5 लाख रुपये मिलते हैं। दिल्ली में विधायक का वेतन 90,000 रुपये महीना है। उत्तर प्रदेश में 1,87,000 है और महाराष्ट्र में 1,70,000 है। ये एक जानकारी मैंने आपको दी कि किस राज्य में विधायक की निधि कितनी है और सैलरी कितनी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आएगी। गाजियाबाद और आसपास के तमाम प्रमुख घटनाओं को देखने के लिए, प्रमुख खबरों को देखने के लिए देखते रहिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानकारी के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।